राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं अचल मिश्रा जी, जो कि एचसीएल में एक आईटी इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या आज हम बात करेंगे इनसे आईटी इंडस्ट्रीज़ के कुछ रिफॉर्म्स के बारे में, और आईटी इंडस्ट्रीज़ में लोगों को अगर एंटर करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, या क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके लिए, जो कि फ्रेशर जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले अचल जी, आप कृपया करके अपने बचपन और पढ़ाई के बारे में बताइए लोगों को। देखिए, मैं मोतिहारी से बिलॉन्ग करता हूँ और जी। हमारी पढ़ाई जो हुई है मोतिहारी से ही, बेसिक पढ़ाई मोतिहारी से ही हुई है। जी। और उसके बाद मैंने अपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 कंपनी में प्लेसमेंट के लिए ट्राई किया था। जी। पहला कंपनी था टीसीएस और दूसरा कंपनी था विप्रो। मेरे साथियों का उसमें सिलेक्शन हो गया पर हमारा नहीं हुआ था। बहुत उस समय निराशा हुई थी, लेकिन हमने क्या किया था उस समय, खुद को मोटिवेट किया। खुद को मोटिवेट करने के बाद मैंने क्या किया, खुद का स्टार्टअप तैयार किया। स्टार्टअप के थ्रू मैंने वेबसाइट बनाना शुरू किया। अपने शहर में जो कोचिंग संस्थान थे, सरकारी स्कूल थी और प्राइवेट स्कूल थे, उन सब के पास मैंने विजिट किया। विजिट करने के बाद उनसे मैंने आग्रह किया कि आप मेरे से वेबसाइट अपना बनवाएं। कुछ ने अस्वीकार किया, कुछ ने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे वेबसाइट बनवाऊंगा। उसमें हमारे जो मैं जिस स्कूल से पढ़ा था उसके प्राचार्य ने बहुत साथ दिया। मेरे यहाँ का एक विद्यालय है, गोपाल शाह उच्च विद्यालय, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। तो वहाँ के जो प्राचार्य थे, मदन सर थे, उन्होंने बोला कि ठीक है बाबू, आप इस मेरे स्कूल का वेबसाइट बनाओ। तो हमने वेबसाइट बनाया और जी। वो राजपाल के हाथों उस वेबसाइट का शुभारंभ किया गया, पेपर में प्रकाशित हुआ। वाह। तब से मुझे बहुत मनोबल मिला। उसके बाद मैंने विभिन्न संस्थान का वेबसाइट बनाया, एनजीओ का वेबसाइट बनाया। लेकिन सब करने के बावजूद मुझे एक चीज़ लगा कि रिश्तेदार बार बार कहते थे कि यार आपका बेटवा क्या करता है, घरे रहता है। तो ये सुन सुन के अच्छा नहीं लगता था। माँ बाप भी सोचते थे कि यार शादी अभी करना है इसका, घर पे रह के कितना भी कमाएगा, लड़की वाले कहेंगे आपका बेटवा तो घरे रहता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली आऊँगा। मैंने जो भी वेबसाइट बनाया था उनसे कुछ जो पैसे हमने अर्न किए थे, उसी से हमने टिकट कटाया। टिकट कटा के मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर आया। लक्ष्मी नगर में मैं किराए का मकान लिया। किराए के मकान लेने के बाद जॉब लेने की जहज़त शुरू हो गई। जॉब लेने के लिए मैंने विभिन्न प्रयास किए। उस प्रयास में मैंने गूगल पे सर्च किया, अलग अलग संस्थाओं को कॉल किया। उसमें बहुत बार मेरे साथ फ्रॉड भी किया गया अच्छा। जॉब के नाम जी, पे। जॉब वो तो। बहुत बार कॉल सेंटर का ऑफ़र दिया गया, लेकिन अंततः मुझे टेक महिंद्रा में पहली जॉब मिली। 10,500 रुपये की तनख्वाह पे पहली जॉब मिली। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और टोटल मैं 8 साल मेरे टोटल एक्सपीरियंस हो चुके हैं आईटी सेक्टर में। और मैं आज एचसीएल में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, जिसमें मैंने एक अपने बेसिक पोस्ट से स्टार्ट किया और एक टीम लीड तक मैं पहुंचा हूं। धन्यवाद बताने के लिए। और क्या मैं जान सकता हूँ, जैसा आपने बताया आपकी पहली नौकरी टेक महिंद्रा में थी, जी। तो क्या मैं जान सकता हूँ आपने अपनी पहली नौकरी से क्या सीखा? पहली नौकरी से यही सीखा कि अगर आपका कोई ऊपर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ेगी। जी, जी, ज़रूर। कौन-सा प्रोजेक्ट या कह सकते हैं हम रोल ऐसा रहा जो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? देखिए, सबसे पहली बात कि जब मैं टेक महिंद्रा में था तो टेक महिंद्रा में मैं ज़्यादा दिन काम नहीं किया। वहाँ से लगभग 3 से 4 महीने में मैंने रिज़ाइन दिया। उसके बाद मैं आई2के2 नेटवर्क ज्वाइन किया। ओके। वहाँ पे क्या हुआ कि मैं मॉनिटरिंग टीम में था। जी। मॉनिटरिंग टीम में काम करने के दौरान मैं विभिन्न टीम मेंबर्स से मैं कंसल्ट किया। उनसे कोशिश की जानने की कि कौन सा ऐसा चीज़ मैं लर्न करूँगा जिससे मैं आईटी फील्ड में आगे बढ़ सकूँ। कुछ ने बताया कि आप कहीं से कोचिंग ले लें, कुछ मतलब लिनक्स सीख लें, किसी ने बताया एडब्ल्यूएस सीख लीजिए। तो मैं जॉब करने के दौरान मैंने कोचिंग स्टार्ट करी। कोचिंग के लिए मैं लक्ष्मी नगर जाया करता था, जहाँ से मैंने लिनक्स की पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया एडब्ल्यूएस पे। ओके। उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस देख के
कंपनी के अंदर में ही मुझे प्रमोट किया गया, प्रमोट करके मुझे AWS टीम में भेजा गया। वहाँ पे फिर मैं AWS में काम करने लगा। तो यही जर्नी है वहाँ तक। वर्क लाइफ बैलेंस को आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो वर्क लाइफ बैलेंस की बात अगर आप करते हैं तो ये सारा डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। आप किस प्रोजेक्ट पे हायर हुए हैं। बहुत सारी कंपनी में आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा कि खुद ब खुद आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा। खुद में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उस केस में आपको थोड़ा सा अपने फैमिली को समझाना पड़ता है कि भाई जॉब प्रायोरिटी है, अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो फिर पैसे कहाँ से कमा के लाऊंगा। तो थोड़ा सा फैमिली को समझा के फैमिली को भी थोड़ा समय निकालना पड़ता है। ओके। और अगर जैसे युवाओं को जो कि शादीशुदा नहीं है, जो युवा है, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? जैसे आपने बताया फैमिली का इस तरीके से मैनेज करिए, और जो अकेले रहते हैं युवा बैचलर्स, उनको कैसे मैनेज करें? देखिए, शादीशुदा होने के बाद सबसे पहली बात है कि आपको बहुत टाइम कम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। आपको बीवी को टाइम देना होता है, बच्चे को टाइम देना होता है, माता पिता को टाइम देना होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो उनको ज़बरदस्त मेहनत करनी चाहिए। 12 से 13 घंटा मेहनत करनी चाहिए। जितना टाइम मिले आप अपने आप को स्किल अपग्रेड में लगाओ। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में उस पर फोकस करो, उसको लर्न करो, उसी में आपका ग्रोथ होगा। आपके करियर में क्या कोई ऐसा मेंटर रहा है जिसने आपका रास्ता आसान किया? देखिए, मेंटर की मैं बात करूँ तो एक्चुअली IT सेक्टर में मेंटर नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। इतनी ऑफिस की पॉलिटिक्स इतनी होती है कि कोई नहीं चाहता कि आप ऊपर निकल के आएँ, है ना? जी, जी। तो आपको बस सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, दूसरे को सीखना होगा। मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट करता हूँ जैसे एक कहते नहीं है लोग कि तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो, ज़िंदगी में क्या कुछ हो नहीं सकता, तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। तो वही चीज़ है, अपने आप को हर हमेशा मोटिवेट कीजिए, खुद मेहनत कीजिए। और मेंटर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है IT में, क्योंकि जो जहाँ पे है वो चाहता है कि आपके नीचे वाले आपसे ऊपर ना आ जाए, है ना? तो यही चीज़ है। तो जैसा कि अभी आप भी जान रहे होंगे अचल जी की IT में जो तरीके से ले ऑफ हो रहा है, जो कंपनियां अभी निकाल रही हैं एम्प्लॉयज़ को अपने, उसको युवाओं को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, आज के समय में क्योंकि वो एक प्रेशर हो जाता है, डर हो जाता है युवाओं के अंदर कि कल को मैं भी हो सकता हूँ बिल्कुल उस जगह बिल्कुल। पे। तो वो युवाओं, मतलब जो युवा है वो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, आज के समय में क्या है कि IT सेक्टर में जो प्रोफाइल होती है उसको अलग अलग लेवल पे बांटा गया है। जैसे L1, L2, L3, L4 होता है, ओके। ठीक है? तो मार्केट में इस टाइम में AI के टाइम में L1 और L2 जॉब लगभग ख़त्म हो चुका है। तो जो भी न्यू कमर्स हैं उनको डेटा साइंस, पाइथन और जो भी AI से रिलेटेड टूल्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। यही मेरा सुझाव रहेगा। और जो बात रही ले ऑफ की, तो जो L3, L4 रिसोर्स है उनको जो रिपीटेड काम है उसी पे फोकस ना करके जो भी AI से रिलेटेड टूल्स हैं और जो ऑटोमेशन से रिलेटेड टूल्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो मतलब जो पुराने टूल्स थे जिस पे आप काम करते आ रहे हो, अब आने वाले समय में उस पर काम नहीं होंगे। अब जो भी अपग्रेडेड ऑटोमेशन टूल हैं, AI से रिलेटेड टूल हैं, जैसे कि आपको टेराफॉर्म हो गया ऑटोमेशन टूल, एनसिबल हो गया, CI/CD पाइपलाइन हो गया, ये सबसे अभी भी एडवांस रूप आ चुका है। इसमें AI इंटीग्रेट हो चुका है। तो आपको AI सीखो, आप GenAI सीखो, पाइथन सीखो, डेटा साइंस सीखो, डेटा इंजीनियरिंग सीखो, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। ओके। तो ऐसे युवा प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके। बिल्कुल, आपको स्किल को अपग्रेड करना ही पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है तो, क्योंकि IT का मार्केट जो है अभी बहुत वोलाटाइल हो चुका है। अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप का भी न्यूज़ सुना होगा, जिसमें उन्होंने जो H1 वीज़ा है ना, जी। उस पे उन्होंने जो ये लगाया टैक्स जो बढ़ाया है, तो काफ़ी मुश्किल अभी पैदा करने वाला है। जी, 1 लाख समथिंग हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल। समझ पा रहा हूँ। तो आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया तो हम पॉलिटिक्स की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। जी। थोड़े मैं आपसे कुछ पॉलिटिक्स से सवाल करना चाहूँगा। तो बिहार सबसे पहले, क्योंकि आप बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, तो बिहार पॉलिटिक्स कैसा है? मुझे ये आपसे जानना है। तो क्या आप क्योंकि लोग बिहार पॉलिटिक्स को हमेशा से गुंडागर्दी हाँ हाँ। और जिस तरीके से मतलब गलत चीज़ों से जोड़ते हैं। तो आपका क्या कहना है बिहार पॉलिटिक्स? देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स करूँ या फिर किसी स्टेट की पॉलिटिक्स करूँ, इसमें अच्छे लोगों को आना चाहिए, तभी देश में कुछ सुधार हो सकता है।
नहीं तो अभी जो हमारे देश में राजनीति का जो अभी जो चलन हो चुका है, इसमें जितने भू माफिया हैं, बालू माफिया है, जितने क्रिमिनल हैं, वही लोग आजकल राजनीति में आ रहे हैं। तो इससे करप्शन बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। और बिहार की बात करें तो बिहार में करंट अभी तक तो आप जान रहे हैं कि बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, एलजेपी हो गया, नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, ये लोग थे। लेकिन अभी नए पे प्रशांत किशोर उभर के आ रहे हैं। उनका अच्छा सोच है। मैं सोचता हूँ कि युवाओं को उनके बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों को गिनाया है। वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या एजेंडा है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक आपने 15 साल जदयू मतलब एनडीए को अपने साथ दिया, 15 साल लालू यादव को अपने साथ दिया। मुझे लगता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल। परिवर्तन करना चाहिए। जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक युवा चेहरा है प्रशांत किशोर, नई नई सोच है, तो उस पर लोगों को विचार करना चाहिए। बिल्कुल कहना है प्रशांत किशोर, जैसा कि मैं बता दूं सबको, जन स्वराज पार्टी उनकी एक है जो उन्होंने नई बनाई है। और वो भी, उनके बारे में अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मैं बता दूं तो वो बहुत प्रधानमंत्रियों के, अनेकों प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है वो नरेंद्र मोदी जी के भी सलाहकार रहे हैं। ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके नज़रों में आरजेडी की राजनीति सही रही है बिहार में उनके शासनकाल में, या एनडीए और जदयू के गठबंधन की सरकार की राजनीति सही रही है? देखिए, लालू यादव ने जो पिछड़ों के लिए जो काम किया है, अति पिछड़ों के लिए काम किया है, उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। समाज में जिस तरह से जात पात व्याप्त था, जी। और जो पिछड़े वर्ग को जो मौका नहीं मिल पा रहा था, ये बेशक मतलब ये नकारा नहीं जा सकता है कि उन्होंने बहुत मौका दिया, उनको ऊपर लाने की कोशिश की। तो मतलब समाज में एक स्तर बढ़ाया उन्होंने, इस एक काम को किया है। लेकिन मैं अगर उसके बाद करूं, उस इन चीज़ों के बाद की बात करूं, तो उनको एक चारा घोटाला के लिए भी जाना जाता है ना। जी बिल्कुल। उन्हें और चरवाहा विद्यालय के लिए जाना जाता है। तो लोग मानते हैं कि एक समाज में एक खास वर्ग को उन्होंने बस प्रोत्साहन दिया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिहार में कुछ किया नहीं है। उन्होंने जो भू माफिया थे, क्रिमिनल थे, मतलब एक तरह से गुंडा राज, जंगल राज उन्होंने कायम किया। ये मतलब लोगों के बीच में, जो जनता के बीच एक जी नाम फैला हुआ है वो जंगल राज उनके जी बारे में। बिल्कुल। अगर ये जानना चाहूँ कि अभी फ़िलहाल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हमारे, उन सब के सीएम को अगर हम देखें तो सबसे, आप किस सीएम से ज़्यादा प्रभावित है? देखिए, बेशक मैं योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हूँ। तो आप प्रशासनिक चीज़ों में देखें, आप देख सकते हैं कि उनके शासनकाल में दंगा फसाद बिल्कुल कम हो चुका है। जो भी माफिया थे उनका राज खत्म हो चुका है। उनका कहना है कि या तो जेल जाओ या तो ऊपर जाओ। बिल्कुल, तो मतलब अधिकतर लोग इससे सहमत होंगे, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अभी सीएम के रेस, मतलब सीएम की अगर रैंकिंग की जाए तो उसमें सबसे नंबर 1 पे उनका अभी स्थान है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात हो तो अभी उसमें भी योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पे मुझे लगता है कुछ सर्वे में देखे गए हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, लेफ्ट लेफ्ट यानी आप जानते होंगे जिनको, अगर मैं एक मजाकिया भाषा में कहूँ तो लाल सलाम, लेफ्ट पार्टी, जो बंगाल में और केरला में कम्युनिस्ट। जो आप जानते हैं कम्युनिस्ट जी। पार्टी, उस पार्टी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कम्युनिस्ट की विचारधारा जो है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है विस्तारवादी सोच के लोग होते हैं वो लोग। और उन्हें, उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो चाहते हैं कि मतलब जो अमीर हैं उनसे धन लेके गरीब में बांट दें। बिल्कुल। तो मुझे याद है, मैंने एक किस्सा सुना हुआ है अपने पूर्वजों से। वो कहा करते थे कि मतलब लाल सलाम के नाम पे माओवादी संगठन बना हुआ जी, था जी, जी, बिहार में, है जी, ना। जी। वो क्या करते थे, जो भी जमींदार होते थे उनसे वो लोग बंदूक के बल पे जाके उनका ज़मीन जोत लेते थे। जो जमींदार थे उनको गोली मार देते थे और लाल झंडा लहराते थे, है ना। तो सारे माओवादी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन कुछ हद तक मतलब कुछ ज़िला में उनका अभी है, शासन है, उनकी पार्टी वहाँ से विजयी हुई है। तो देखिए, मेरा जो अपना सोच है, तो मैं कम्युनिस्ट विचारधारा को नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन लेकिन
कुछ समाज के कुछ वर्ग हैं, कुछ तबका है जो उस विचारधारा को फॉलो करते हैं। आप सबकी सोच अपनी अपनी। जी बिल्कुल, आप जेएनयू की बात करें, दिल्ली जेएनयू की बात करें, तो वहाँ पे मुझे लगता है जो कन्हैया कुमार वहाँ से जी जी। इलेक्टेड हुए थे, वो भी कम्युनिस्ट, उन्होंने लेटर ऑन कम्युनिस्ट पार्टी ही ज्वाइन किया। तो ठीक है, कुछ लोगों की विचारधारा है। ओके, तो बिल्कुल मैं भी सहमत नहीं रहता हूँ अधिकतर टाइम लाल, मतलब माफ़ी चाहूँगा लाल सलाम बोलने के लिए, मतलब लेफ्ट पार्टी की सोच से। हाँ। बिहार में जैसा कि अभी आप जान रहे हैं इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? देखिए, इस बार जो मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, यूट्यूब को खंगाल रहा हूँ, उससे मुझे लगता है कि त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना है। क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये मुख्यतः एनडीए का वोट ही काट रही है। ओके, सो इसमें एनडीए का ही नुकसान है। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे इलेक्शन में भी उनका जो मेन फोकस है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ही फोकस है। जी जैसे कि बिल्कुल। दिलीप जायसवाल हो गए, संजय जायसवाल हो गए, और अभी अशोक चौधरी हो गए जो एनडीए के हैं, जी, तो संभावी संभावी चौधरी हो गई। तो एनडीए के नेताओं पे ही प्रशांत किशोर का विशेष फोकस है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एनडीए को ही नुकसान करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में मुझे लगता है कहीं त्रिशंकु सरकार न बने और फिर से री इलेक्शन न कराना पड़ जाए। बिहार में मैं एक नेता है, उनका नाम बताना चाहूँगा आपको, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, मतलब अच्छे लगते हैं मुझे, जैसा जैसा जहाँ तक मैंने उनका इंटरव्यू वगैरह देखा है। अनंत सिंह, अनंत सिंह। मोकामा के विधायक, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर मुझे लगता है ना, उनका मैं भी इंटरव्यू देखता रहता हूँ, तो क्या बोलते हैं क्या वो नहीं बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है। वो सीधा मतलब जवाब उलूल देते हैं। जुलूल कुछ भी बोल देते हैं वो। मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आता है, देखिए ये क्या होता है कि एक जो नेता होता है ना, वो एक समाज का नेतृत्व कर रहा होता है ना। समाज का एक लीडर होता है वो, समाज का पक्ष रखने वाला होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो जब पत्रकार उनसे क्वेश्चन कुछ भी करता है तो उसका जवाब है उटपटांग जवाब दे देते हैं, मतलब पत्रकार भी भौचक रह जाता है कि भाई बोल क्या रहे हैं, हाँ, है ना। तो मुझे लगता है कि वो अपने विधानसभा से आज तक जीतते आए हैं, तो सिर्फ अपने मतलब कास्ट बेसिस पे उसका वो राजनीति करते हैं। भूमियार हैं और भूमियारों का वहाँ पे बेल्ट है, तो भूमियार की राजनीति करते हैं और उसी के बेसिस पे वो जीतते आ रहे हैं, है ना। तो उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, तो यही चीज़ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ भाजपा पार्टी के अपने अंदर के जो नियम हैं उनके, उनमें एक नियम ऐसा भी है कि जब कोई पीएम 75 साल का हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिटायरमेंट खुद को दे देते हैं, रिज़ाइन रख देते हैं, क्योंकि 75 साल के बाद शायद वो पीएम नहीं बन सकते हैं। ये उनका एक नियम है अंदर का, पार्टी के अंदर का, बाकी उससे ऊपर ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। आप इस बारे में, मोदी जी जैसे कि इस बार 75 साल के हो गए हैं कुछ दिन पहले ही, तो आपके हिसाब से क्या सोच है कि इस नियम को बदलना चाहिए भाजपा को, मोदी जी को भी और पीएम रहना चाहिए? बिल्कुल। देखिए मेरी जो सोच है, मैं अगर बीजेपी के नेता सुन रहे होंगे तो मैं वहाँ तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि बीजेपी को इस पे कुछ संशोधन करना चाहिए। उनका जो कोर कमेटी है, बीजेपी का जो कोर कमेटी है, जो जैसे 5 लोग 10 लोग 15-20 लोग का जो कमेटी होगा कोर कमेटी, उन संविधान में, उनके संविधान में संशोधन करके कुछ ऐसा अमेंडमेंट करना चाहिए कि वो जो कोर कमेटी के लोग हैं उनमें वोटिंग हो और वो डिसाइड करें कि हमारा जो अभी जो कैंडिडेट है 75 साल क्रॉस कर गया है तो हेल्थ वाइज जो सक्षम है कि नहीं। क्योंकि जनता का समर्थन अभी भी मोदी के साथ है ना। अभी फिर से री इलेक्शन हो तो मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ अगर जनता का समर्थन है, मोदी जी हेल्थ वाइज भी अभी बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना हमें उनको दूसरा मौका देंगे। बिल्कुल, अगर 75 साल का एज लिमिट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी वो हेल्दी हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके संविधान में संशोधन हो, पार्टी के संविधान में संशोधन हो और उनका कोर कमेटी डिसाइड करे कि हाँ भाई वो आगे और उनका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है। और जो टेन्योर बढ़ाने का जो पीरियड है वो 5 साल का होना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी। अभी बिहार के चुनाव के पहले उन्होंने एक पदयात्रा की बिहार में। हम्म। तो मैं जानना चाहूँगा, आप इन दो नेता जो है, प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष के नेता, उनको आप किस तौर में देखते हैं? क्या वो सक्षम है सीएम बनने के लायक? देखिए सबसे पहली बात,
तो ये हो गया है, जैसे पर्व त्यौहार एक बार साल में एक बार आता है बिल्कुल और आप बाहर कमा रहे होते हैं तो छठ पूजा में घर जाते हैं अपने, बिल्कुल बिल्कुल। ये वही सेम कहानी है। मतलब राहुल गांधी को या तेजस्वी यादव को और चीज़ से मतलब नहीं है कि वो 5 साल में कितना बार आए हैं लोगों के बीच में, लोगों का हाल चाल कितना जाने हैं, जो ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है उसके बारे में उनसे उनको लेना देना नहीं है। इलेक्शन के टाइम में वो गाड़ी से अपने काफिला लेके, 100 गाड़ी का काफिला लेके बस दिखा रहे हैं पब्लिक को कि हमारे पास इतना बाहुबल है, इतना लोगों का समर्थन है। और उनके जो समर्थक हैं वो 500 रुपए का नोट दे के लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं और उस पर वो मीडिया को कवरेज करा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सही में बिहार का जानना चाहते हैं और ग्राउंड लेवल की स्थिति जानना चाहते हैं तो आपको प्रशांत किशोर की तरफ पद यात्रा करनी होगी, गांव गांव पैदल चलना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे कि हाँ बिहार की असली स्थिति क्या है, गरीबों की असली स्थिति क्या है। आप सिर्फ गाड़ी से घूम के अगर आप चाहेंगे कि हम लोग को दिखा दे कि हाँ भाई हम जान गए हैं बिहार की स्थिति क्या है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और पिछली बार के इलेक्शन में तो उन्होंने सिर्फ हवाई दौरा किया था, इस बार वो गाड़ी से चल रहे हैं। अब अगला बार ऐसा नौबत आने वाला है कि वो पैदल चलेंगे, आप वो देख लीजिए। अब जैसा कि आप भी जानते होंगे, बिहार में राहुल गांधी ने एक सभा आयोजित की थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई जी। तो राहुल गांधी ने जहां तक इस पे आगे कोई सफाई भी नहीं दी, उन्होंने मीडिया में अपने इस बारे में कुछ प्रॉपरली उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को। तो आप इसे किस तौर पे देखते हैं? क्या ये उनके तरफ से एक पॉलिटिकल फेलियर है कि वो अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए, एक सभ्य समाज में गाली की कोई जगह नहीं है, खासकर आप किसी की माँ को गाली दे रहे हैं तो बिल्कुल अनुचित है। और वो भी वैसी माँ को गाली दे रहे हैं जो स्वर्ग सिधार गई है ना। आप एक राजनीति के तौर पे आप मोदी को गाली दे सकते हैं, लेकिन उनकी स्वर्गवास माता को गाली देना कहीं से उचित नहीं है। मैं राहुल जी को कहना चाहूँगा कि राहुल जी, आप अपने समर्थकों को समझाइए। आपने एक उसके खिलाफ एक बयान भी जारी नहीं किया है, अपने समर्थकों को समझाया भी नहीं है, ये सरासर गलत है। आपकी माँ को कोई गाली दे तो आपको कैसा लगेगा, आप खुद फील करके देखिएगा, तो ये बहुत गलत है। दूसरा चीज़, आप जो भारत में जेएनजी जो नेपाल में हुआ है उसके तरह आप चाहते हैं भड़का देना भारत में, तो ये काफ़ी संभव नहीं है। मैं देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे आपका जो सभा हो रहा है, जो आप बयान दे रहे हैं, उससे ये लगता है कि अब भारत में भी जेएनजी की तरह आप कुछ विद्रोह कराना चाहते हैं। तो इतना जान लीजिए आप, भारत के लोग काफ़ी देशभक्त हैं, यहाँ पे वैसा कभी होने जा रहा है, होने नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। ये लोग, जैसा आपने भी बिहार से दिल्ली मूव आउट किया, एक समय पे बिहार छोड़कर आप दिल्ली आए, तो आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी होंगी, या आप भी क्योंकि आईटी कंपनी में रहे हैं तो लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि जो एक बिहारी होगा वो एक सिविक सेंस नहीं होगी उसमें, यहाँ वहाँ थूकता चलेगा और भाषा अपनी जो लोग बोलते हैं कि गंवार तरीके से बात करना। तो आप इसमें लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहली बात ये है कि बिहार सरकार को पलायन की समस्या को सोल्व करनी चाहिए। ऐसा वहाँ पे व्यवस्था बनानी चाहिए बिहार में, ताकि बिहार के लोग बाहर जाने को मजबूर नहीं हो। 10,000 का ही सही, 12,000 का ही सही, उनको वहीं पे व्यवस्था कुछ ऐसी करनी चाहिए कि बिहार के लोग उसी 10-12 हज़ार के लिए जो गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, वहाँ ना जाकर अपने बिहार में ही नौकरी करें और एक क्या कहते हैं, एक अच्छा ज़िंदगी जी सकें, है ना। दूसरी बात, जब बिहारी लोग बाहर में आते हैं और कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं, और जब हम कहते हैं कि हम बिहार से हैं, तो उनके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है। बिल्कुल, उनको ये लगता है कि कोई लेबर है, ये कोई लेबर कैटेगरी का बंदा है, क्योंकि वो लेबर को बिहारी बोल के वो संबोधित करते हैं। तो उनको लगता है कि भाई ये भी कहीं लेबर के कैटेगरी से सिक्योरिटी गार्ड है तो बिहारी है। जी, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार महापुरुषों की धरती रही हुई है। सबसे ज़्यादा आईएएस का सिलेक्शन बिहारियों का ही होता है। आप अगर मैं मीडिया जगत की बात करूं तो जितने भी टॉप एंकर हैं बिहारी हैं। मैं साइंटिस्ट की बात करूं उसमें बिहारी हैं। बाहर विदेश में आप जहां चले जाएं वहां पे बिहारी भरे हुए हैं। तो बिहारियों को आप नीच दृष्टि से देखना आप लोग बंद कीजिए, ठीक है। बिहारी भी आप ही लोग के तरह एक बंदा है जो बिहार से बिलोंग करता है। बस यही दिक्कत है कि वहाँ पे जॉब करने की सुविधा नहीं है, इसीलिए वो बाहर आके जॉब कर रहा है, बस यही अंतर है।
और मैं सारे बिहारियों को कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी बिहारी Proud समझ feel के करिए। अपने आप को गिल्टी फील मत कीजिए, प्राउड फील कीजिए, गर्व से बोलिए मैं बिहारी हूँ, चंद्रगुप्त के धरती से हूँ, अशोक के धरती से हूँ, चाणक्य के धरती से हूँ। आप ही के यहाँ बोध गया है, गुरु गोविंद साहिब आपके यहाँ जन्म लिए हैं। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य वहीं से शुरू हुआ है। हमारे पटना से कंट्रोल होता था, तब जो कि हाँ, नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा भी। विश्वविद्यालय है बिल्कुल। हमारे यहाँ। तो जो भी बिहार को गलत तरीके से देखते हैं उनके लिए एक वार्निंग है अचल जी की तरफ से कि सही तरीके से देखना शुरू करो। तो गाइज हमने बहुत चीज़ें सीखी आज, अचल जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, टेक्निकल फील्ड को आप कैसे ज्वाइन करना चाहे, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, जो ले ऑफ चल रहा है उस चीज़ों को कैसे आप मतलब हैंडल करेंगे उस प्रेशर को। तो हमने पॉलिटिक्स पे कुछ थोड़ी मोड़ी बातें की और बिहार के बारे में हमने थोड़ी मोड़ी बातें की। तो अच्छा लगा आपसे मिल के अचल जी। राम राम, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।